साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव इनके एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज के शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और आज का संस्करण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 नंबर जो भूगोल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो कंटिन्यू रूप से चल रहा है और आज नवा संस्करण इस श्रृंखला का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों सीधे चल रहे हैं स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर देखिए 201 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। हमें ये बताना है कि सम्मिलित नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर देखिए एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन और इसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। साथियों जैसा कि लिखा है इसके लिए एनसीआरपी ये जो आया था ये 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लान योजना जो बनाई गई वो 1985 में बनाई गई। और साथियों एनसीआर के अंदर अगर हम बात करें तो 3 राज्य, हालांकि दिल्ली जो डीएल है वो संपूर्ण दिल्ली सम्मिलित है, इसके साथ साथ में प्लस एचआर हरियाणा की 14 जिले इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, यूपी के 8 जिले इसके अंदर सम्मिलित है, राजस्थान ये राजस्थान के पहले 2 जिले सम्मिलित थे, लेकिन आप सबको पता है कि राजस्थान में अब नवीन जिलों का गठन कर दिया गया है, इसलिए राजस्थान के जिलों की संख्या अब एनसीआर में बढ़कर 5 हो गई है। मैं आपको चलते चलते याद दिला देता हूं इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे। एक अलवर के अलावा डीग के साथ में भरतपुर के साथ में खैरतल और खैरतल तिजारा जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में एक यहाँ पर कोटपुतली बहरोड, तो ये इंपॉर्टेंट है कोटपुतली बहरोड। तो राजस्थान के अब जिलों की संख्या बढ़कर जो एनसीआर के अंदर आते हैं उनकी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अलवर, डीग, भरतपुर, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड ये 5 जिले। अब आप देखिए यहाँ पर हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, यूपी के 8 जिले। साथियों पंजाब को देखिए, पंजाब एनसीआर में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, एनसीआर से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्रम देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 202 आ रहा है, पृथ्वी के जलीय भाग में स्थलीय भाग का सही अनुपात है। साथियों ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के 70.8% पार्ट पर क्या पाया जाता है, जलीय क्षेत्र है और 29.2% पार्ट पर क्या है, स्थल। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसटी में इस प्रश्न को पुट आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की श्रृंखला का 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। साथियों आपने नाम सुना होगा, एक महाद्वीप है जिसका नाम दक्षिण अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर यहां पर एक नदी बहती है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर उस नदी का नाम ओरोनिको है। कौन सी नदी, ओरोनिको। साथियों ये ओरोनिको नदी है, ओरोनिको वेनेजुएला देश के अंदर। इसकी एक सहायक नदी है कैरो, इसका नाम है कैरो। और कैरो के ऊपर आप देखिए साथियों, कैरो नदी के ऊपर जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पर कहां पर, किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। देश की बात करें तो कौन सा, वेनेजुएला। ये जो जलप्रपात है इस जल का प्रपात का नाम है एंजिल्स, और एंजिल जलप्रपात 979 मीटर है, 979 मीटर। और एंजिल जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। और किस देश में है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला देश, महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। और नदी जिसके ऊपर स्थित है वो नदी है साथियों कैरो। और कैरो किसकी सहायक नदी है, ओरोनिको की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। और आरपीएससी 2nd ग्रेड एग्जामिनेशन में अब तक इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों नहीं वाले प्रश्नों को आपको गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। और आप यहां पर देखिए, सिपकीला दर्रा उत्तराखंड, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति दर्रा। साथियों माना और नीति उत्तराखंड राइट है। यहां पर देखिए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में ये भी राइट है, जेलेपला ये भी सिक्किम में राइट है।
जो आप सिपकीला दर्रा देख रहे हैं साथियों, ये वाला, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिपकीला उत्तराखंड में नहीं है। सिपकीला कहां पर है? हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल में। साथियों सिपकीले दर्रा किस राज्य में है? वो हिमाचल में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा हिमाचल प्रदेश। और इसी दर्रे से होकर भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है? तो वो किस दर्रे से होता है? सिपकीला दर्रा से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखिए, कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो सिंपलिसिटी की बात है, आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है कि खाद्यान्न में जब 1966 और 67 में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ हुआ तो उसका मूल उद्देश्य, अगर हम बात करें मूल उद्देश्य की या मूल लक्ष्य की, तो उसका मूल लक्ष्य यही था कि खाद्यान्न उत्पादन में क्या की जाए? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जाए। उत्पादन में वृद्धि, ताकि देश की जो गरीबी है, भुखमरी है, वो मिट सके और इसी के साथ साथ आयात की निर्भरता को कम किया जा सके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, यहां पर भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय समानताओं में वृद्धि हुई। साथियों बिल्कुल राइट है, यहां पर क्षेत्रीय असमानता है बिल्कुल यहां पर, क्योंकि कारण है, अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो जिन राज्यों में प्रारंभ हुई उनमें हरियाणा, पंजाब, ये वो राज्य थे जिनमें प्रमुखता के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ हुई। आप सब जानते हैं हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, और हरित क्रांति के जो जनक थे एम एस स्वामीनाथन, उन्हीं को ही अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, सीधा संबंध इनका तमिलनाडु से था साथियों। इसके साथ साथ में एक चीज और है, एक पिता है, अगर मान लीजिए उसके 3 पुत्र हैं और तीनों को बराबर अगर वो प्रमोट नहीं करता है या पैसा नहीं देता है या तीनों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं करता है, तो स्वाभाविक बात है एक बालक तो उसका रुष्ट हो जाएगा ना, उससे कम से कम। इसी तरीके जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो पंजाब और हरियाणा को बड़ा फायदा हुआ, उनको सरकार द्वारा एक तरीके से अनुदान दिया गया, एक पूरी तरीके से सहायता प्राप्त दी गई, पूंजीगत भी, और जो राज्य थे उनके साथ में समानता का व्यवहार किया गया। तो स्टेटमेंट और ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आरएस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पुट आउट किया गया था, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, और सबसे ज्यादा अगर वृद्धि किसी में हुई तो गेहूं में, और दूसरे नंबर पर चावल में। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन बढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूं का बढ़ा, चावल का सेकंड नंबर पर बढ़ा। साथियों एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर बड़े समझने की बात है कि यहां पर दलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति में सारी बातें सही हुई, लेकिन हरित क्रांति में दलहन का उत्पादन घटा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इसलिए। और यहां चावल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई, इसलिए चावल को हरित क्रांति का छोटा शिशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 206, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश दिए हुए है, दूसरी तरफ कंट्री है, आपको मिलान करना है। यहां पर लंकाशायर, रूर प्रदेश, रूर का नाम तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा, जर्मनी बहुत प्रमुखता के साथ में है। और यहां पर एक चीज और नोटिस करिए, यहां पर कैहीन प्रदेश की बात हो रही है, लंकाशायर की बात हो रही है, तो एक एक चीज को मिलाइए। पहले नंबर पर लंकाशायर देखिए, लंकाशायर की बात करें तो लंकाशायर कहां पर होगा? तो लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। इस यूके का मतलब तो आप जानते हैं ना, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसे आप कहते हैं। कैहीन प्रदेश की बात करें, फिर उसके बाद में तो कहां पर है? जापान में। और अपलेशन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी अगर हम सिंपली देखें तो एक में 3 से प्रारंभ होगा, 3, 2, 1, 4, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 4, सॉरी 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 206 है। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 को देख लेते हैं साथियों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहां पर एक तरफ औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, और सिंपली अगर हम वहां पर देखें लंकाशायर, तो लंकाशायर का संबंध किससे? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन, इंग्लैंड। उसके बाद में रूर का किससे? जर्मनी। तो 3, 2 और 3, 2 वाले ऑप्शन आपके पास 2 रह गए।
इसके बाद में कहीन प्रदेश कहां पर है, तो कहीन कहां पर है, जापान में। तो उसके बाद में दक्षिणी अपलेशियन कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। ठीक है, सिंपली आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में नीचे दिए हुए प्रदूषक जल, वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। साथियों एक बात समझिए, अम्ल वर्षा होती क्या है। अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो इसके साथ में अगर यानी H2O यानी जल के साथ में अगर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है तो फिर क्या बनता है, वहां अम्ल में बदल जाती है वो वर्षा। और पहली बारिश जब ऐसा होता है, अगर हम बात देखें जैसे देखिए SO2 H2O, H2O का मतलब क्या होगा, जल हो गया। इसके बाद में SO2 का मतलब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और दोनों का जब सम्मिलन होता है तो क्या बन जाएगा, H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहते हैं साथियों, अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, अम्लों का राजा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में यदि H2O मिल जाएगा तो क्या बन जाता है, HNO3। यानी इसको हम क्या कहते हैं, ये अगर बात करें तो ये भी अम्ल बन जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें साथियों तो इसे सोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब वो कहता है हिमवर्षा के लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये जो एसिड रेन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना है साथियों कि अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल गैस, सर्वाधिक उत्तरदायी कौन होगी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए सुमेलित कीजिए, पर्वत शिखर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं। अब यहां पर अपने को देखना है साथियों कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, तो यहां देखिए अगर हम बात करें कोशियुस्को, तो कोशियुस्को सबसे ऊंची चोटी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं मैंकिले। अगर मैंकिले की बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और एल्ब्रूस यूरोप की, और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऑप्शन देखें तो 3 से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। अब आपके पास बच गए ऑप्शन 2। उसके बाद में मैंकिले कहां पर है, तो मैंकिले कहां है, उत्तर अमेरिका में। तो ये ऑप्शन भी खारिज हो जाएगा। यहां उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। देखिए आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहां एक शब्द लिखा होता है मां से तैले, और जैसे मां से तैले जयपुर 200 मीटर, महासागर समुद्र तल से ऊंचाई, इसका मतलब ये होता है। और कहीं ना कहीं तो हम बेस लेते हैं। अगर जहां तक मैं भारत की बात करूं साथियों, तो भारत ये जो पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय, यहां पर एक जगह चेन्नई, और चेन्नई के यहां पर एक तट है, उस तट का नाम है मेरियाना। क्या है, मेरियाना। इस मेरियाना तट से ही भारत में इसको बेस मानते हुए क्या माना जाता है, समुद्र तल की औसत ऊंचाई यहां से नापी जाती है। जैसे अगर हम बात करें जयपुर की ऊंचाई, दिल्ली की ऊंचाई, तो आधार हमें किसको मानेंगे, चेन्नई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि माउंट आबू की ऊंचाई है 1722, वो कहां से, वो समुद्र तल से। अगर आप माउंट आबू से उसकी ऊंचाई मापेंगे तो वो उतनी नहीं मिलेगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर बात करें 8,848, तो वो किससे, समुद्र तल से। तो बेसिकली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का चेन्नई से, और चेन्नई में भी अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो मेरियाना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर इस प्रश्न को देखें तो आप देख सकते हैं कहां कहां से गुजरते हैं। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर क्रम भी अगर देख लेंगे अपन, तो पहला राज्य कर्क रेखा का जहां से गुजरती है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आप सब जानते हैं MP, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में क्या आ जाएगा साथियों, वेस्ट बंगाल, फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा,
और फिर आपका साथियों यहां पर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अब आप देख सकते हैं 8 आपके हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कई लोग इसके लिए सूत्र याद करते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कंटिन्यू रखिए आप, सिंपल सी बात है। इन 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का मतलब WB का मतलब वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और यहां पर झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। जहां तक इंडिया की बात करें तो ये अपना भारतीय परिक्षेत्र है, और इस भारतीय परिक्षेत्र में साथियों जब आप इस तरीके से सिचुएशन देखेंगे तो ये अपना भारतीय क्षेत्र है, और इस भारतीय क्षेत्र के अगर बात करें इन 8 राज्यों से गुजरती हुई भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये अपना भारत है। अब चूंकि कर्क रेखा है तो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो नीचे का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, और ऊपर का भाग क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। यानी उत्तर भारत किसको रिप्रेजेंट करता है, शीतोष्ण को, और दक्षिण भारत किसको करता है, उष्ण को। क्वेश्चन नंबर देखिए 200, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। अगर साथियों अगर हम भारत की बात कर लें तो अगर भारतीय परिक्षेत्र में हम बात करें कि वो प्रासंगिक पूछ रहा है कौन सा अक्षांश विस्तार, तो देखिए अगर इस तरीके से मैं सिंपली भी बना दूं तो यहां से भारत प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। तो यहां पर देखिए सिंपली है, ये तो हो जाएगा भारत का अक्षांश विस्तार। दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लेंथ है 3214 किलोमीटर है, ये राजस्थान का नॉर्थ पार्ट है, और ये राजस्थान का साउथ पार्ट है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें, ये राजस्थान का ईस्ट पार्ट है और ये राजस्थान का वेस्ट है। 68 डिग्री, यहां पर ध्यान दीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि जब जिसके पीछे ई और डब्ल्यू लगा है, ईस्ट और वेस्ट लगा है, वो क्या होता है, देशांतर। और जिसके पीछे नॉर्थ और साउथ लगा है, मतलब नॉर्थ लगा है, साउथ लगा है, वो क्या होगा, अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, क्योंकि उसने संपूर्ण भूमि का पूछा है, तो यहां पर ये हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि भूमि की बातें साथ ये नहीं है, ये भी होता है 6 डिग्री, लेकिन ये होता क्या है, ये समुद्री होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो ये इस तरीके से, अगर भारत के हम नक्शा भी बना दे साथियों, तो ये भारतीय परिक्षेत्र है अपना, ये भारतीय परिक्षेत्र, ये लीजिए मैं बना देता हूं आपको, ताकि समझने में आपको साथियों आसानी रहेगी। ठीक है, ये भारतीय परिक्षेत्र है। अब यहां पर अगर बात करें तो ये मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये 37 डिग्री और क्या है 6 मिनट, और यहां से प्रारंभ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां पर कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगी, भारत की चौड़ाई। तो भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, अर्थात पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अर्थात भारत की चौड़ाई कितनी है 2933, भारत की लेंथ कितनी है 3214। भारत का अक्षांशीय विस्तार भूमि पर, समुद्र की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो होगा वो नीचे वाला पार्ट, वो वहां से भारत क्या होता है प्रारंभ होता है, इंदिरा जो पॉइंट है वहां से भारत क्या होता है प्रारंभ होता है, ग्रेट निकोबार पर। वहां इंदिरा पॉइंट से निकलने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, और कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी पार्ट पर, यहां वाली बात करें तो यहां पर कौन होगा, कन्याकुमारी। तो ये सिंपल सी जो बात थी वो हम देख रहे थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। साथियों एक बात समझिए, जहां तटीय शब्द आ जाए, अगर हम ये भारत की बात कर लें, अब भारत की बात करें तो आप सब जानते हैं इधर क्या है, इधर अरब सागर है, अरब सागर से, और इधर भारत के क्या है, बंगाल की खाड़ी। साथियों एक तरफ जल हो और एक तरफ थल हो और तब सीमा बने तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है तटीय सीमा। वैसे तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात। और सबसे कम की अगर बात करें तो 101 किलोमीटर बनाता है गोवा। कौन बनाता है, गोवा। तो भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात, और सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला कौन है, गोवा।
अब इधर की बात कर लेते हैं। इधर की अगर हम बात करें तो भारत ये वाला ऊपर देखें तो इधर आपका कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे ये कौन है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहां अगर बंगाल की खाड़ी से अगर सर्वाधिक कोई तटीय सीमा बनाता है तो वो कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है। और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम कौन बनाएगा, बंगाल खाड़ी से पश्चिम बंगाल। तो ये प्रश्न अगर थोड़ा बदल दिया जाए, बंगाल की खाड़ी से न्यूनतम तटीय सीमा, तो न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाएगा, बनाने वाला राज्य। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने वाला राज्य। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे अगर भारत के दो बातें और भी आपको याद रखनी है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं आगे, तो ये देखिए, ये अगर भारत के ये वाला क्षेत्र है, भारत की तटीय सीमा है, इधर बे ऑफ बंगाल है साथियों, बे ऑफ बंगाल। और इधर अगर हम बात करें तो इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। अब यहां पर सिंपली देखें तो गुजरात के बाद एमएच, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर ऊपर वेस्ट बंगाल है। तो ये वेस्ट बंगाल है, ये कौन है, उड़ीसा है, ये आपका कौन है, आंध्र प्रदेश है, ये आपका कौन है, तमिलनाडु है, ये आपका केरल, ये केटू, ये क्या गोवा, ये कौन हो जाएगा, एमएच, और ये गुजरात। तो भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारत के 9 राज्य क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, राइट, तटीय सीमा। एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको सिंपली, कि इसमें से 2 राज्य आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल और एक गुजरात, जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा। अगर मैं इस तटीय सीमा की बात कर लूं तो इस तटीय सीमा, इस वाली बाउंड्री की बात कर लूं तो इस तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन आप बताइए, जो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है, पद्दुचेरी है, यनम है, इधर अंडमान निकोबार है, ये भी तो भारत के भाग है, ये भी तटीय सीमा बनाते हैं। अगर इनकी भी लंबाई जोड़ ली जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई है, राइट। अब आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक कौन बनाता है, गुजरात। और न्यूनतम आप देख रहे हैं कौन बनाता है, गोवा बनाता है। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कौन बनाता है, सर्वाधिक अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, और ये बहुत सिंपल है। इधर बंगाल खाड़ी से सर्वाधिक आप देख रहे हैं कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश, और सब कम कौन बनाता है, वेस्ट बंगाल। तो सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। भारत की मुख्य भूमि पर तटीय सीमा की लंबाई 6100, 9 राज्य बनाते हैं। द्वीपों को जोड़ लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर ये कुल लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213। 8 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री यहां तो है ही नहीं, यहां भी नहीं होगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, किसको, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 214। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश से बनाना है कि किस किस की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। अब यहां पर देख लेते हैं अपन, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे सिंपली, तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, तो एक तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सिंपली आपको पता लग जाएगा कि मणिपुर सीमा नहीं बनाता। अगर यहां पर बात करें नीचे की, तो यह हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, क्योंकि ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से गिरा है, इसी का नाम त्रिपुरा इसलिए पड़ा, तीनों ओर से किससे गिरा है, बांग्लादेश से गिरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 215 नंबर। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित पर 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक लद्दाख की शुरुआत करते हैं, लद्दाख। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। नोट कर लीजिए, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ, पाकिस्तान के बाद में किससे बनाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। और तीसरा जो सीमा बनाएगा वो किससे बनाता है, चीन। तो देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। अब राज्यों पर आ जाते हैं। राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किस किस से सीमा बनाता है, तो नोट कर लीजिए। एक तरफ कौन आ जाएगा, सिक्किम,
सॉरी भूटान, ठीक है भूटान। दूसरी तरफ कौन है? चीन। और तीसरी तरफ कौन है? म्यांमार। तो ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश को आप देख सकते हैं सिंपली 3 से बनाता है, चीन, म्यांमार और भूटान। अब आ जाइए सिक्किम के ऊपर कि साहब सिक्किम किस किस से सीमा बनाता है। सिक्किम की देख लेते हैं कहानी। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो आपका चीन हो गया, ठीक है, एक तरफ कौन हो गया? नेपाल हो गया, और एक तरफ कौन हो गया? भूटान हो गया। तो ये भारत का दूसरा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब एक और देख लेते हैं, कौन? पश्चिम बंगाल, जिसे तो आप भूल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में। पश्चिम बंगाल, अब देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक तरफ तो किससे सीमा बना ली उसने? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ में बना ली? बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश के साथ ही बनाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है, और एक भूटान। बहुत से विद्यार्थी, कम विद्यार्थी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया प्लस में 3 राज्य हो गए। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो लद्दाख भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल सिंपली, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 216, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो ये तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, इसका सीधा उत्तर है कौन है? सिक्किम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा है, अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा है, राइट, देशों से घिरा है। ठीक है, वैसे सिक्किम घिरा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि वह राज्य बताइए जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 217 नंबर, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द्वीप तो जानते हैं ना कि वह लैंड या वह स्थल जिसके चारों ओर क्या बना हो? पानी, और स्थल से कनेक्टिविटी नहीं हो। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यहां की अगर हम बात करूं तो सालसेट द्वीप पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है। साथियों, सालसेट द्वीप पर ही भारत का एक महानगर बसा है जिसे कहते हैं मुंबई। तो सालसेट द्वीप पर, वैसे तो मुंबई कई द्वीपों पर बसी है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला यदि कोई द्वीप है तो वो सालसेट है। और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है? सालसेट पर। और मुंबई इसीलिए सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे तो साथियों आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, क्योंकि अगर आज की डेट की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आएगा। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा यूटी, मैं तो सीधा लिख रहा हूं यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है? पहले नंबर पर आज की डेट में लद्दाख होगा और दूसरे नंबर पर जे&के होगा। ठीक है, लद्दाख लगभग 1,68,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लद्दाख वैसे 2 जिले रखता है, ठीक है, एक जिले का नाम करगिल है, एक का नाम लेह राजधानी है, लद्दाख यूटी है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा भी रखता है, यूटी है, लेकिन विधानसभा वर्तमान में गठित नहीं है, लंबे काल से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। भारत का सर्वाधिक लंबे काल वाला राष्ट्रपति शासन अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश रख रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और तीसरा तो आप जानते ही हैं, अंडमान निकोबार 8249 वर्ग किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में ये दोनों नहीं है, इसका मतलब शुरुआत कहां से करनी है? अंडमान निकोबार से। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो इसका उत्तर तो बिल्कुल सरल नजर आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर इसको देखेंगे तो यानी 2 ऑप्शन, दिल्ली तो यहां खारिज हो जाती है और पुडुचेरी, पहला और दूसरा ऑप्शन तो सिंपली क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार का दिल्ली और दिल्ली पुडुचेरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार, उससे छोटी दिल्ली है और उससे छोटा कौन है? पांडुचेरी है, पुडुचेरी जिसे आप कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। 2 प्रश्न ध्यान से दे लीजिए। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आज की डेट में,
दूसरा कौन है जम्मू कश्मीर और तीसरा कौन है अंडमान निकोबार। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, आरोही चढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, बहुत गजब का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। अच्छा एक चीज और मैं चलते चलते भूल गया था कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे कम जनसंख्या वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 219 आज की श्रृंखला का आ रहा है। सीधे शुरुआत करें, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय नहीं गवाएंगे, सीधा बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। साथियों वैसे तो भारत और श्रीलंका की कहानी अजब गजब है, ये श्रीलंका है, और अगर हम ऊपर की बात करें तो ये भारत है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो यहां पर जल संधि पाई जाती है, उस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं, पाक चैनल भी कहते हैं, पाक जल संधि भी कहते हैं। साथियों यहां पर एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है क्या, पाक जल डमरू। ठीक है, बंगाल से। और यहां पर एक पुल बना हुआ है जिसे आदम का पुल कहते हैं। साथियों इसे ही राम सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राम सेतु। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वरम, जो भारत को क्या करता है, श्रीलंका से अलग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि पाक जल डमरू किस किस को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इसे पाक चैनल भी कहते हैं, पाक जल संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर बरकत द्वीप एमराल्ड की नाम से किसे प्रसिद्ध है, किसे जाना जाता है, एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो अंडमान निकोबार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, दो प्रश्न आप ध्यान रखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, एक प्रश्न तो ये बनता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कितना है, 8249 वर्ग किलोमीटर, राइट, ये अंडमान निकोबार। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, राइट। तो ये एक दूसरा प्रश्न बन जाता है, इसका उत्तर आएगा मध्य अंडमान। अगर परीक्षा में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो अंडमान निकोबार, और द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है साथियों। बढ़ रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम। तो देखिए यहां पर आरोही पूछा है, अवरोही नहीं सॉरी, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन है, गोवा, फिर उससे सिक्किम, फिर त्रिपुरा। तो सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है, देखिए अकॉर्डिंग टू एरिया गोवा है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिक्किम है। तो उससे बड़ा फिर कौन, सिक्किम, और सिक्किम से बड़ा कौन है, त्रिपुरा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। साथियों आपको बताना है कि म्यांमार देश के साथ सीमा कौन नहीं बनाता। देखिए अगर हम म्यांमार की सीमा देखें तो वो देख लेते हैं। यहां पर देखिए अरुणाचल, ये तो सीमा बनाएगा। अरुणाचल के नीचे कौन है, नागालैंड, नागालैंड के नीचे कौन है, यहां पर मणिपुर, और मणिपुर के नीचे कौन है, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, म्यांमार और दूसरी तरफ आपका अपना भारत। इनके बीच में अगर 4 राज्य सीमा बनाते हैं, उसने पूछा नहीं बनाते, तो यहां पर त्रिपुरा नहीं बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी है। ठीक है, और वो एकमात्र राजधानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है साथियों, जिसका नाम ही त्रिपुरा हो। तिर का मतलब 3, पुरा का मतलब घिरा हुआ, और भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, वो कौन सा है, त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो साथियों दूसरा और 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, फिर उसके बाद में कनाडा, फिर उसके बाद में यहां पर देखिए चीन चोरों का चोर है, हरामखोर है, इसलिए यहां पर है, अन्यथा तो रूस, इसके बाद में यूएस है, और फिर भी कोई बात नहीं, उसके बाद में यूएस है, फिर उसके बाद में आपका ये 4 हो गए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
ब्राजील, ब्राजील और ये जो भारत से बड़े राज्य है, अगर हम बात करें रूस की, कनाडा की, यूएसए की, चीन की, ब्राजील की और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है, ये राज्य बड़े, देश बड़े हैं, इसलिए 7वें नंबर पर भारत आता है। जनसंख्या पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2022 की यूएनओ की रिपोर्ट अगर देखें तो भारत दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है, किसमें? पॉपुलेशन में, ठीक है। तो पॉपुलेशन में भारत पहले नंबर पर आ गया है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो साथियों पहले नंबर पर कौन है दुनिया में? रूस। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पर यूएसए। चौथे पर कौन है? चीन, ठीक है। पांचवें पर कौन है? ब्राजील। और छठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया है। और 7वें नंबर पर कौन है? भारत। और 8वें नंबर पर अगर बात करेंगे तो अर्जेंटीना आता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉपुलेशन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले स्थान पर हमको घोषित किया गया है। लेकिन अभी भारत में चूंकि 2021 का आंकड़ा आना है तब हम एग्जैक्ट स्थिति बता पाएंगे। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 225 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो लक्षद्वीप इज राइट आंसर, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल देखें साथियों, तो इसका क्षेत्रफल केवल और केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, दोनों तरफ से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, यही है लक्षद्वीप। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।